नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक और भिड़ंत जल्दी ही होने वाली है। ये भिड़ंत होगी भीमा कोरेगांव की जांच के मसले पर। महाराष्ट्र सरकार अब सोच रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो एक फैसला लेने वाली है कि भीमा कोरेगांव के मसले की जांच के लिए वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT गठित करेगी। ये अगर वो करती है तो जाहिर है कि इससे सीधे उसका टकराव केंद्र सरकार के साथ होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने NIA को उसमें लगा रखा है और NIA केंद्र सरकार के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। उसके एजेंडे के हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही हैं और उन्हें बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी आरोप पत्र के 200 साल से ज़्यादा समय हो गया जेलों में बंद रखा गया है। तो जाहिर है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और NIA काम कर रही है, उससे महाराष्ट्र सरकार में बेचैनी है और वो अब चाहती है कि अपनी भूमिका को अदा करे, क्योंकि कानून और व्यवस्था का मसला राज्य सरकारों का होता है, उसमें केंद्र का दखल नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने छलपूर्वक ये मामला अपने हाथ में ले लिया था। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार हटी, उसने बिना राज्य सरकार को लूप में लिए, बिना जानकारी दिए तुरंत वो मामला झपटकर अपने पास में ले लिया और फिर अपना जो अभियान उसने चला रखा था मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों के खिलाफ, उन पर अर्बन नक्सल का लेबल लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में ठूंसने का, उसने उसको आगे बढ़ाया। इससे उसी समय बेचैनी थी। सरकार बनने के तुरंत बाद भी जब जो उद्धव ठाकरे की सरकार है, उस समय इस पर कार्रवाई करने ही वाली थी। उस समय NIA के पास ये मसला नहीं गया था, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती तब तक NIA इस मसले को झपट चुकी थी। तो उस समय तुरंत उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर उसने आँख मूंद ली हो या वो कुछ न करने का उसने प्रतिज्ञा कर ली हो। ये मंथन चिंतन लगातार चलता रहा। विधानसभा में भी इस पर बातचीत हुई और अनौपचारिक तौर पर सरकार के जो विभिन्न घटक हैं, NCP, कांग्रेस, शिवसेना, इनके बीच भी चर्चा चलती रही। इसी साल 22 जनवरी को गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच, अनिल देशमुख और अजित पवार और कुछ और लोगों के बीच में भी बातचीत हुई थी और SIT बनाने पर ऑलमोस्ट ये सहमति बन चुकी थी कि इसको बनाना है। लेकिन इसके बाद फिर वो मामला किन्हीं वजहों से ढीला पड़ गया या कोरोना क्राइसिस के आने की वजह से ध्यान दूसरी तरफ चला गया। लेकिन अब फिर एक बड़ी मीटिंग शरद पवार ने विभिन्न धड़ों के साथ, नेताओं के साथ, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ और जो राज्य सरकार के प्रमुख अफसर हैं उनके साथ, और इस पूरे मामले में, एल्गार परिषद के मामले में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक्टिविस्ट हैं या उनके केसेस लड़ रहे हैं, उन सब के साथ एक बड़ी बैठक की है। महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें ये मोटे तौर पर सहमति बन गई है कि एक SIT गठित की जानी चाहिए जो अपनी तरह से इसकी जांच करे कि ये जो 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, उसके पीछे दरअसल कौन लोग थे, क्या वजहें थीं, और जो मामले इनके खिलाफ बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए बनाए गए हैं, उनकी भी जांच परख की जाए। तो ये SIT अगर बनती है और इस तरह से जांच होती है तो जाहिर है कि NIA और राज्य सरकार की SIT के बीच में टकराव लाजमी है। हो जाए, इससे घबराना नहीं चाहिए महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि यह गलत काम केंद्र सरकार की एजेंसी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। उसे रोकने के लिए उसे थोड़ा साहस की ज़रूरत है और वो दिखाना चाहिए। यहाँ ये बता दें कि एक जुडिशियल कमीशन भी फडणवीस की सरकार ने बनाया था, जिसमें JN पटेल जो रिटायर्ड जज थे उनकी अध्यक्षता में, और वहाँ के मुख्य सचिव भी उसमें थे उस कमीशन में। लेकिन चूंकि ये फडणवीस सरकार का अपना एजेंडा था, इसलिए उन्होंने इसकी जांच का दायरा बहुत सीमित कर रखा था और इसलिए, और वैसे भी चूँकि तय एजेंडा था, इसलिए इस आयोग ने अभी तक कुछ खास काम किया ही नहीं है। इसलिए ये अब अप्रासंगिक हो चुका है, इसको दरकिनार कर देना ही ठीक होगा और एक फुल फ्लेजेड
SIT बने जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ही होगी, और जाहिर है कि उसमें पुलिस का सहयोग भी होगा, राज्य पुलिस का। तो ये एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनेगी जो इस मामले की तह तक जाएगी। अब हम आपको ये बता दें कि ये जो भीमा कोरेगांव का मसला था, एल्गार परिषद केस जिसको कहते हैं, वो है क्या था, हुआ क्या था। हुआ ये था कि 31 दिसंबर 2017 को एक मीटिंग हुई थी एल्गार परिषद की, और जिसमें जो भीमा कोरेगांव में जो शौर्य दिन मनाने का फैसला किया था देश भर के दलित संगठनों, दलित कार्यकर्ताओं ने, वो वहाँ इकट्ठे हो रहे थे और उसी चेतना को फैलाने के लिए ये मीटिंग हुई थी। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि हिंसा फैलेगी या टकराव होगा या उत्तेजक नारे लगेंगे, भड़काऊ कुछ काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई, और हिंसा हुई इसकी दूसरी वजह थी जिनको राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर दबाने के लिए ये पूरा मामला इस तरह से NIA के सुपुर्द कर दिया। क्योंकि सब जानते हैं कि जो हिंसा हुई थी उसमें ब्राह्मण जो कार्यकर्ता थे RSS के और हिंदू संगठनों के, उनका इन्वॉल्वमेंट था, और दो नाम बहुत ही बड़े स्तर पर सामने आए थे, मिलिंद एकबोटे का और संभाजी भिडे का। संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे सब जानते हैं कि ये संघ परिवार के बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, और इनकी ये भी एक मोटे तौर पर सभी की जानकारी में है कि भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने मोबिलाइज़ किया था हिंदू संगठनों को दलित संगठनों के खिलाफ, दलित कार्यकर्ताओं के खिलाफ, क्योंकि भीमा कोरेगांव का जो मसला है दरअसल वो 200 वर्ष जो उनकी जीत के थे, महार रेजिमेंट ने पेशवाओं को जो हराया था उसकी याद में मनाया जाता है। तो महार जो जाति हैं उनके शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जाहिर है कि चूँकि ब्राह्मण महार को निचली जाति मानते हैं, इसलिए उन्हें ये फूटी आंखों सुहाता नहीं है, और ख़ास तौर से जो अपर कास्ट लोग हैं उनको। तो उन्होंने इसके खिलाफ ये साजिश रची और इस तरह से हिंसा फैलाई, और हिंसा फैलाने के बाद इनको तो सरकार ने बचा लिया। मिलिंद एकबोटे के खिलाफ तो मामला दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रियायत मिल गई, लेकिन संभाजी भिडे का तो नाम भी शामिल नहीं किया गया FIR में, उनको एकदम से बचा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना गुरु भी बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और किस तरह से उन्हें संरक्षण और सहयोग मिल रहा होगा। तो ये इस तरह से पूरी जाँच को मटिया दिया गया। और चूँकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजरात में जब थे और गुजरात दंगे हुए और उनमें इनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे, तो जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे या दूसरे तरह के कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने एक अभियान छेड़ा था। और वो जो इनके प्रति गुस्सा है इन दोनों में, जाहिर है कि उन्होंने इसको इस तरह से प्रतिशोध के रूप में NIA के साथ, भीमा कोरेगांव के साथ जोड़ कर किया और NIA लगा दिया। और उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियां हुई। पहली गिरफ्तारियों का दौर चला 2018 के जून में, जब 6-7 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें सुधीर धावले थे जो राइटर हैं, मुंबई बेस्ड दलित राइट एक्टिविस्ट हैं। सुरेंद्र गाडलिंग जो UAPA के एक्सपर्ट माने जाते हैं, लॉयर हैं, नागपुर के, उनको अरेस्ट किया गया। महेश राउत गढ़चिरौली में एक जो विस्थापन के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, उनमें यंग एक्टिविस्ट हैं। शोमा सेन जो नागपुर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। रोना विल्सन जो दिल्ली में जो कैदी होते हैं उनके राइट्स के लिए लड़ती हैं, वो इन सब को गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर इसके बाद एक दूसरा राउंड चला जिसमें फिर गिरफ्तारियां हुई और जाने माने क्रांतिकारी कवि वरवर राव को, जानी मानी वकील सुधा भारद्वाज को, अरुण फरेरा को, वर्नन गोंजाल्विस को, इन सब को गिरफ्तार किया गया। और फिर एक दौर अभी उसके बाद आया जिसमें जो जाने माने दलित बुद्धिजीवी हैं, आनंद तेलतुंबडे इसके और हनी बाबू, गौतम नगलखा, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही कबीर कला मंच के सागर गोरखे, रमेश गैचोर और ज्योति जगताप को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से
करीब 15 लोग अरेस्ट करके जेलों में रखे गए हैं। कई लोगों को 2 साल से ज़्यादा हो गया है, वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। वरवर राव को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा था। कई लोगों को कोरोना हो चुका है। तो ये स्थिति है। इनको प्रताड़ित करने के लिए जो केंद्र सरकार और NIA कर रही है वो सब दुनिया भर जानती है। इनकी गिरफ्तारी, इनकी रिहाई के लिए दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने बाकायदा अपील की है, पत्र लिखे हैं। इसके बावजूद हमारी सरकार के कान में कोई जू भी नहीं रेंग रही। तो अब रास्ता खुलता है तो केवल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र सरकार अगर हिम्मत दिखा रही है, साहस दिखा रही है और दिखाना चाहिए, तो वो SIT के ज़रिए ये पूरी पोल पट्टी खोल सकती है। ठीक है, NIA पर उसका बस नहीं है, लेकिन संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे और इस तरह के बहुत सारे जो हिंदूवादी एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये हिंसा को वहाँ अंजाम दिया था भीमा कोरेगांव में, उनकी जांच करके, उनको अरेस्ट करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करके वो एक दूसरे तरह की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, न्याय का एक दूसरा दरवाज़ा खोल सकते हैं। और जब वो एक्सपोज होंगे तो जाहिर है कि NIA भी एक्सपोज हो जाएगी, केंद्र सरकार की मंशा भी एक्सपोज हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम होगा, साहसपूर्ण कदम होगा महाराष्ट्र सरकार का। इससे हो सकता है थोड़ा टकराव होगा केंद्र सरकार के साथ, लेकिन ये टकराव महाराष्ट्र सरकार के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि जो संघीय ढांचे के तहत उसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो उसको करना चाहिए, वो कर रही होगी। तो ये बहुत ही, जिस दिन भी ये फैसला होता है SIT के गठन का, निश्चित रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये एक तरह से ये उनकी अग्नि परीक्षा का भी प्रश्न होगा, उनके परीक्षण हो जाएगा कि उनमें कितना साहस है और न्याय के पक्ष में खड़े होने की वो कितनी हिम्मत रखते हैं, ये इस पूरे मामले से जाहिर होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार जिस तरह से के हथकंडे आजमा रही है अपने विरोधियों के प्रति, अपने से असहमति रखने वालों के प्रति, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों को कुचलने के लिए, उस पर ब्रेक लगाने के लिए ज़रूरी है कि राज्य सरकारें खड़ी हों और इस तरह से एक न्यायपूर्वक न्याय के रास्ते के ज़रिए कानूनी तरीके से आगे बढ़ें। इससे निश्चित रूप से केंद्र की इन कहना चाहिए कि करतूतों पर, कुकर्मों पर एक अंकुश लगाने का काम ज़रूर हो सकेगा। लेकिन टकराव होगा, टकराव से घबराना नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी महाराष्ट्र सरकार की, और हम देखते हैं कि वो इस दिशा में कब तक कदम बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा एक वीडियो रिपोर्ट मेरी, और उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे, और जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो satyhindi.com को तुरंत सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।